हाँ जी बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। पर हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ही रहते हैं, अब हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर खत्म। अब आज कुछ एक्साइटिंग स्टफ पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एक्चुअली आज जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं लास्ट क्लास में आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ा रहा था। तो क्या पढ़ा रहा था बेटा मैं आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में? मैंने आपको फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बता दिया, मैंने आपको सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बता दिया, मैंने आपको फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बता दिया, मैंने आपको सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बता दिया, और मैंने आपको अपॉइंटमेंट बता दिया इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। उसके बाद आप याद करो, मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझाया कि 139(9) एक सेक्शन था जो ये बोलता था कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसे आप रीअपॉइंट कर सकते थे अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा कि अगर मान लो एजीएम हुई, 139 का 10 याद करो, एजीएम हुई और एजीएम में ऑडिटर नहीं अपॉइंट हुआ, फिर क्या होगा? तो लॉ बोला मान लो अगर एजीएम हुई और एजीएम में ऑडिटर नहीं अपॉइंट होता है, तो बोले अगर एजीएम होती है और एजीएम के अंदर ऑडिटर नहीं अपॉइंट होता है तो फिर जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर होता है उसी को रीअपॉइंटेड मान लिया जाता है। बताया था क्या बच्चों? बताया था सर, आपने बताया था, ये तो हमको बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, उसके बाद हमने एक सेक्शन और पढ़ा था कि जो ऑडिटर है उसे अपॉइंटमेंट से पहले, जो ऑडिटर है उसे अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट में तो वो रिटर्न कंसेंट देगा कि हाँ भैया मैं ऑडिटर बनने के लिए रेडी हूं, अगर आप मुझे ऑडिटर बनाओगे तो मैं बन जाऊंगा। दूसरा वो क्या बोलता है? दूसरा वो क्या बोलता है कि आपने जिस बंदे को ऑडिटर बनाया वो सर्टिफिकेट में कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशंस बताएगा। पहली चीज तो ये बताएगा मैं अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड हूं। दूसरी चीज ये बताएगा मेरा अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ द एक्ट हुआ है। तीसरी चीज ये बताएगा कि मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो विद इन द लिमिट हुआ है। और चौथा वो बताएगा कि जब आप मुझे क्या बना रहे हो, ऑडिटर बना रहे हो सॉरी, जब आप मुझे ऑडिटर बना रहे हो तो मैं जो आपको अपनी पेंडिंग लिस्ट दे रहा हूं मिसकंडक्ट की, वो लिस्ट ट्रू एंड करेक्ट है। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, यस और नो, ये क्लियर है? ये अमान हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये क्विक रिकैप हो गया कल की क्लास का, याद आया? अब आज क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं सर, मजा आएगा, बस देखते जाओ। अब इधर देखना, देखते कुछ कर रहे हैं अभी अपन। क्या कर रहे हो सर? अरे करेंगे कुछ, देखो तो सही। सर अब क्या हुआ, क्या हुआ? जैसे मैं बताता हूं, जैसे आप हैं, क्या नाम है बेटा आपका? दिव्या। आप मेरे से फाउंडेशन में नहीं पढ़े, ठीक है? तो अब ये मेरे से फाउंडेशन में नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ी है, अभी पढ़ रही है, शायद 3 दिन 4 दिन आप लोग को आते हुए, तो ये मेरे से उतनी फ्रैंक नहीं है, समझ रहे हो? उतनी फ्रैंक नहीं है। ये है श्रेया है, ये फाउंडेशन में मुझसे पढ़ी भी है तो ये काफी फ्रैंक है। अब ये रितेश है, इसको पढ़ते हुए मेरे से 6-6 महीना हो गया, तो ये बहुत ज्यादा फ्रैंक है। प्लस ये फेस टू फेस भी आया है, और फेस टू फेस वाले जितने बच्चे आते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे मेरे से बहुत फ्रैंक हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, किसी को मैं डांट देता हूं जरूर, थोड़े 3 दिन मुंह फुला के घूमता है, बाकी नॉर्मली दे स्टे, ठीक है? नॉर्मली वो बड़ा फ्रैंक रहते हैं, ठीक है? अब मेरे को क्या होता है, पढ़ाई के मामले में कॉम्प्रोमाइज होता है तो मैं डांट देता हूं, फिर मैं नहीं देखता कि मेरी दोस्ती आ रही है बच्चे से, समझ रहे हो? आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब फाइनल तक पढ़ाता हूं तो बच्चे नॉर्मली मेरे पास फाउंडेशन जब पढ़ने आता है, नॉर्मली ऐसा है, हमेशा ऐसा नहीं होता, जो बच्चा मेरे से फाउंडेशन पढ़ लेता है वो फाइनल तक मुझसे ही पढ़ता है, लॉ तो एटलीस्ट, ठीक है? तो अब होता क्या है कि वो बच्चे फाइनल तक आते आते ऐसे दोस्त यार की जैसे घूमते हैं। लिटरली बता रहा हूं, कल की क्लास की बात बता रहा हूं, मेरी फाइनल की क्लास में एक बच्चा बोलता है सर आज तो मेरा बर्थडे, छुट्टी कर दो। आधे घंटे तक मेरे को पढ़ाने नहीं दिया, और वो बच्चा फाउंडेशन में पढ़ा था मेरे से, तब भी मेरिट लाया था, इंटर में मेरिट लाया था, और अभी फाइनल तो पढ़ ही रहा है। खैर, हर्षित नाम है उसका। तो बोलता है सर कल छुट्टी कर दो। मैंने कहा यार मत करा यार। बोले नहीं सर कर दो, आधी घंटा तक। ऑब्वियसली आप मेरे को जानते हो, मैंने करी नहीं, ठीक है? बट समझ रहे हो? तो किसी से लंबे समय तक जुड़े रहने से उससे आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। अब सोचो ये मेरे से 20 साल तक पढ़ ले तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, एकदम घर जैसे रिलेशनशिप हो जाएंगे, समझते हो? ऐसे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, दे ट्रीट मी एज देयर एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, जो भी है। मतलब आज ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब लिटरली भाई बहन जैसा हम लोग का व्यवहार है उनके साथ, घर आते हैं, करते हैं, जो बहुत पुराने बच्चे जिनको मैंने आज से 7-8 साल पहले पढ़ाया था, तो वो ऐसा रिलेशन हो गया। अब सेम कॉन्सेप्ट क्या है, इसे क्या बोलते हैं? फैमिलियरिटी हो जाना। एक बहुत अच्छी लॉजिकल बात बता रहा हूं, इसे बोलते हैं फैमिलियरिटी हो जाना, ठीक है? अब क्या होता है, सेम चीज ऑडिटर के केस में। क्या नाम था आपका?
दिव्या ने और तमन्ना ने मिलकर मान लो एक कंपनी बना ली डीटी लिमिटेड। दिव्या ने और तमन्ना ने मिलकर मान लो एक कंपनी बना ली डीटी लिमिटेड, डायरेक्ट टैक्स नहीं, दिव्या तमन्ना लिमिटेड, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना ली डीटी लिमिटेड। अब इन्होंने जो डीटी लिमिटेड बनाई, इन्होंने जो डीटी लिमिटेड बनाई उसका मुझे ऑडिटर बना दिया। अब मैं कितने साल अपॉइंट होऊंगा? नॉर्मली 5 साल। मैंने 5 साल इनकी ऑडिट कर ली। 5 साल बाद इन्होंने कहा यार भैया आपने तो अच्छी ऑडिट की है, इन्होंने मुझे रीअपॉइंट कर दिया। फिर 10 साल हो गए। फिर 10 साल बाद फिर बोलता अरे भैया आप तो बहुत बढ़िया ऑडिटर हो, वाह यार आप तो जोरदार हो, फिर मुझे कर दिया। अब 25 साल हो गए मुझे इनकी ऑडिट करते हुए, साथ में बूढ़े हो गया मैं थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा लेट हो गया, पर वो गए साथ में बूढ़े हो गए, तब दोस्ती यारी हो गई। अब एक बार इन्होंने कोई बड़ा फ्रॉड करा हुआ था, मैंने ऑडिट में पकड़ लिया, तब ये मेरे को बोले भैया यार देखो यार मैंने आपको राखी बांधी थी यार, बोले यार राखी गिफ्ट दे दो यार, ये फ्रॉड किसी को मत बताना। अब भाई का दिल है, भाई का दिल है, पिघल गया, नहीं बताया मैंने फ्रॉड, तो ये तो शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो गया, पब्लिक के साथ गलत हो गया, तो भाई ये जान पहचान होना ही गलत है। देयर वर सीए फर्म्स जो एक कंपनी की ऑडिट 100 साल से कर रही थी। टाटा बनी थी 1907 में, 1907 से लेकर 2015 तक सेम बंदे ने ऑडिट करी है। 1907 से लेकर 2015 तक, मतलब फर्म सेम थी, बंदा तो खैर पार्टनर्स होते हैं, चेंज हो जाते हैं फर्म में, सेम फर्म कंडक्टेड द ऑडिट। अब आप सोचो लेवल ऑफ फेमिलियरिटी, बोले अपने तो बाप जमानों का रिश्ता है, बोले बाप दादाओं से साथ है, समझ रहे हो, इस लेवल का रिलेशन। तो ऑडिटर कहां से अपना काम ठीक से कर पाएगा? फ्रॉड मिलेगी, बोले यार मैं तो दोस्त है, तो मेरा भाई है, तो मेरी बहन है, नहीं बता रहा मैं, तो दिक्कत आएगी। तो 2013 जब कंपनीज एक्ट आया, उससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था हमारे देश में, उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का। किसका? ये क्या बोला, बेसिक अभी बता रहा हूं, डेप्थ में अभी शीट में पढ़ेंगे। ये बोला कि आपने जैसे ऑडिटर अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया? ऑडिटर। तो बोले या तो आपका ऑडिटर कोई इंडिविजुअल बंदा होगा, बोले या तो आपका कोई ऑडिटर इंडिविजुअल बंदा होगा, बोले या आपके ऑडिटर कोई पार्टनरशिप फर्म होगी। फर्म में एलएलपी भी आती है बेटा, ध्यान रखना, हम जब फर्म बोलते हैं तो फर्म में पार्टनरशिप भी आती है और एलएलपी भी आती है। बोले अगर इंडिविजुअल कंपनी का ऑडिटर है तो वो कंपनी की ऑडिट मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए करेगा। अगर इंडिविजुअल कंपनी का ऑडिटर है तो मैक्सिमम कितने साल ऑडिट करेगा? 5 इयर्स। बोले उसे बस एक ही टर्म मिलेगा कंपनी में। भाई एक ही टर्म 5 साल का होता है ऑडिटर का, तो क्या टेन्योर होता है ऑडिटर का? फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम। तो बोले ऑडिटर को सिर्फ एक ही टर्म मिलेगा, और वो एक टर्म कितने साल का मिलेगा? 5 साल का, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है। बोले 5 साल के बाद ऑडिटर के ऊपर एक कूलिंग पीरियड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कूलिंग पीरियड। और कूलिंग पीरियड लगेगा 5 इयर्स का। क्या मतलब है कूलिंग पीरियड लग जाएगा 5 इयर्स का? तो बेटा सपोज करो मैं कंपनी का ऑडिटर 15-16 में बना, तो मेरा टर्म 5 साल का है, तो मैंने 15-16 में कंपनी की ऑडिट की, 16-17 में मैंने ऑडिट की, 17-18 में मैंने की, 18-19 में मैंने की, और 19-20 में भी मैंने की। तो ये मेरा कितना हो गया? एक टर्म पूरा हो गया, मेरा एक टर्म पूरा हो गया 5 साल का। अब लॉ बोला सेम कंपनी में, भाई दूसरी कंपनी की ऑडिट तो करेंगे ही ना, लॉ बोला सेम कंपनी में, मान लो मैं ऑडिटर था राम लिमिटेड का, मान लो मैं ऑडिटर था राम लिमिटेड का, तो एक बार मेरा एक टर्म 5 साल का पूरा हो गया, उसके बाद अगले 5 सालों के लिए मैं राम लिमिटेड में रीअपॉइंट नहीं हो सकता। अब बेटा 2020-21 से शुरुआत करते हुए 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, इन 5 सालों के लिए कंपनी मुझे अपना ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं कर सकती। ऐसा बोलेंगे इन 5 सालों के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूं, इस 5 सालों के लिए मैं क्या हो गया हूं? डिस्क्वालीफाई। और इस 5 साल के पीरियड को ही बेटा बोला जाता है कूलिंग पीरियड। तो क्या सीखना है? अगर आपने एक इंडिविजुअल बंदे को अपना ऑडिटर बनाया है, सीए अभिषेक लोहिया, आपने एक इंडिविजुअल बंदे को अपना ऑडिटर बनाया है सीए अभिषेक लोहिया, तो सीए अभिषेक लोहिया एक टर्म 5 साल का पूरा करेगा,
उसके बाद वो अगले 5 सालों के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, उसे हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। उस कूलिंग पीरियड में आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन पाओगे। बोलो आया? बोले सिर्फ फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं होगी। 5 ही साल तो ऑडिट की, फिर आप चले गए तो दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब खत्म, फिर 5 साल बाद फिर आओगे तो फिर नए हो गए, फिर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 5 साल बाद भी कोई जरूरी थोड़ी है उसको लाओ, ये तो पॉइंट है कि 5 साल बाद फिर आ सकता है, लाना और नहीं लाना तो तुम पर है। बोलो आया? ये तो इंडिविजुअल पे। अब लॉ बोला अगर ऑडिटर एक फर्म है, जैसे मेरी फर्म का नाम है लोहिया शाइन कंपनी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑडिटर बनाओ सीए अभिषेक लोहिया को, तो इंडिविजुअल बंदा ऑडिटर हो गया, या आप ऑडिटर बनाओ सीए फर्म को लोहिया शाइन कंपनी को। तो मान लो आपने ऑडिटर एक सीए फर्म को बनाया है, तो लॉ बोला सीए फर्म को मैक्सिमम 10 साल तक कंपनी का ऑडिटर रहना अलाउड है। 10 साल तक, यानी सीए फर्म को कितने टर्म मिल गए? 2 टर्म। भाई एक टर्म आएगी 5 साल काम करेगी, फिर रीअपॉइंट होगी, फिर 5 साल काम करेगी, टोटल 10 साल। भाई एक बार में तो 5 साल ही अपॉइंट होते हैं। पहला टर्म चालू हुआ, 5 साल काम किया, 5 साल बाद रीअपॉइंट हो गए, 5 साल बाद रीअपॉइंट हो गए, दूसरा टर्म चालू हो गया, फिर 5 साल काम किया, टोटल कितने साल? 10 साल। और 10 साल के बाद आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कूलिंग पीरियड यहां भी 5 ईयर्स ही है। कूलिंग पीरियड यहां भी कितना है बेटा? 5 ईयर्स। अब जैसे मान लो सेम एग्जांपल में एक फर्म होती और वो ऑडिटर बनती 15-16 में, तो 15-16 ऑडिट करती, 16-17 करती, 17-18 करती, 18-19 में करती, 19-20 में करती, फिर 20-21 में भी करती, 21-22 में भी करती, 22-23 में भी करती, 23-24 में भी करती, और 24-25 में भी करती। हो गए 10 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें 10 साल कैसे हुए? ये हो गया एक टर्म 5 साल का, और ये हो गया दूसरा टर्म 5 साल का। कोई दिक्कत? अब 5 साल की कूलिंग लग जाएगी। अब ये राम लिमिटेड में 5 साल तक ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। 5 साल कब से काउंट होंगे? 25-26, तो 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 और 29-30। कितने साल? 1 2 3 4 और 5। ये 5 साल तक अब आप क्या हो गए? डिस्क्वालिफाइड हो गए। ये आपका हो गया कूलिंग पीरियड। बोलो आया? एंड दिस प्रोविजन इज कॉल्ड एज, एंड दिस प्रोविजन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? इसी प्रोविजन को बच्चों हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोविजन को बच्चों हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसी प्रोविजन को? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। आया समझ में? नहीं आया? ये रोटेशन का मतलब है। अब सुनो मेरी बात, रोटेशन पे 3 सेक्शन लगते हैं, 139 का सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, और यही सेक्शन हमारे पढ़ने बचे हुए। आया नहीं आया? लगा आया समझ में? अभी मैंने सिर्फ रोटेशन का मतलब समझा, पढ़ाने में जाऊंगा डेप्थ में, ठीक है? तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक इंडिविजुअल बंदा है तो उसको मैक्सिमम 5 साल ही ऑडिटर बनना अलाउड है, फिर 5 साल की कूलिंग आएगी। और अगर एक फर्म ऑडिटर है तो उसे मैक्सिमम 10 ईयर अलाउड है, और फिर 5 ईयर की कूलिंग आएगी। कोई दिक्कत? पक्का? अब सर एक चीज समझना, ये प्रोविजन हर कंपनी पे नहीं लगता। छोटी मोटी कंपनी कहां बेचारी 5-5 साल में ऑडिटर बदलेंगी? तो ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन है, पहले आपको इनकी एप्लीकेबिलिटी समझनी है कि कौन सी कंपनीज पे प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अब सुनो, जिन कंपनीज पे रोटेशन के प्रोविजन नहीं अप्लाई होंगे, जिन कंपनीज के ऊपर रोटेशन के प्रोविजन नहीं अप्लाई होंगे, वो तो कराए 500 साल एक ही बंदे से ऑडिट, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके ऊपर रोटेशन अप्लाई होगा, किन पे होगा वो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं। जिन कंपनीज के ऊपर रोटेशन का प्रोविजन अप्लाई होगा, उन्हीं के ऊपर ये रूल है कि इंडिविजुअल बंदा होगा तो 1 टर्म मिलेगा 5 साल का, और फर्म होगी तो 2 टर्म मिलेंगे 10 साल के। बोलिए आया? बोलो मेरे बच्चों। चलो तो देखना एक बार, अब एक बार अपनी शीट पर आएंगे सब बच्चे, एक बार अपनी शीट पर आएंगे सब बच्चे। शीट कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास नहीं हो? हाँ ये क्लास बेटा मैथ्स की, अभी को पढ़ाऊंगा देख बोर्ड पे। नहीं सर सीरियस। लॉ की चल रही है भाई, लॉ की।
सर आप लोग टाइम वगैरह नहीं डालते? सर मैं कैसे टाइम डालूंगा, मेरा टाइम तो फिक्स है। 1 बजे डालना। मैंने आज 1 बजे की थी ना क्लास। मैंने 1 बजे डाला है क्या? अनिल सर डालते हैं। हाँ तो आप अनिल से एक बार कल डिस्कस कर लेना, आ जाओ। तो इधर को इतनी देर बाद क्वेरी आई क्या है भाई? क्लास चालू हुई तो इतनी देर हो गई? अच्छा 2 बजे ज्वाइन किया है क्या? ठीक है, आ जाओ। क्लास हाँ भाई चले आगे। क्या बता रहा था, मैं तो भूल गया। हाँ भाई रोटेशन बता रहे थे, जरा इधर देखना, पेज नंबर 10.3 10.2 दिख गया। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन था, किसका? रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन था। अब सर सबसे पहले मैंने क्या रोटेशन का मतलब क्यों समझाया, क्योंकि जब तक आपको रोटेशन का मतलब ही नहीं पता, मैं सेक्शन कैसे स्टार्ट करूं? सेक्शन का नाम ही रोटेशन ऑफ ऑडिटर है। तो अभी मैंने आपको पहले रोटेशन का मतलब समझा दिया। अब मैं रोटेशन की बेटा किस पर आ गया? एप्लीकेबिलिटी पर आ गया। अब मैं बेटा रोटेशन की किस पर आ गया? एप्लीकेबिलिटी पर आ गया। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 139 का सबसेक्शन 2। अब बता 139(2) में एप्लीकेबिलिटी क्या है? 139(2) बोलता है एक तो रोटेशन के प्रोविजन लिस्टेड कंपनीज पर लगेंगे। किस पे लगेंगे बेटा? आप सब समझते हो क्या लिस्टेड कंपनी क्या होती है? आप सब समझते हो क्या लिस्टेड कंपनी क्या होती है? बेटा लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स, एक सेकंड बेटा, हाँ, लिस्टेड कंपनी बेटा एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, जिसके शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करना अलाउड होती है। समझ में आ रहा है? अगर आप मेरे से पूछोगे कि लिस्टेड कंपनी कौन सी है, तो मैं बोलूंगा कि लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं और जिस कंपनी के शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करना अलाउड होती है। तो लॉ बोला कि एक तो रोटेशन के प्रोविजन लिस्टेड कंपनी पे लगेंगे ही लगेंगे, तो एक तो किस पे लगेंगे? बोले द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी पे तो बोले लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कुछ कंपनीज प्रिस्क्राइब कर देगी। गवर्नमेंट कुछ कंपनीज क्या कर देगी? प्रिस्क्राइब। तो बोले गवर्नमेंट जो कंपनीज प्रिस्क्राइब करेगी बोले उन पे भी लगेगा। अब प्रिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया कि जो कंपनीज प्रिस्क्राइब की जाएंगी वो कहां लिखी होंगी? रूल्स में। तो इन्होंने बोल दिया ऑल कंपनीज belonging to such class or classes of companies as may be prescribed. All companies belonging to such class or classes of companies as may be prescribed. ठीक है, तो किसके ऊपर लगेगा बेटा ये प्रोविजन? प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज पे। अब बेटा ये प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कहां पे गिवन है? प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है रूल्स। तो एक तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर लग गया, चलो ये तो ठीक है, और एक इसके ऊपर लग गया बेटा उन कंपनीज के ऊपर जिन्हें क्या किया जाएगा? प्रिस्क्राइब। अब पढ़े बेटा प्रिस्क्राइब कंपनीज कौन सी हैं? चलो पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला है, ये कर लिया आपने हाईलाइट, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करूंगा बोर्ड को। अब देखो जो जो कंपनीज प्रिस्क्राइब है उन्हें ध्यान रखना आप। तो अब बोला फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। और ये प्रिस्क्राइब कंपनीज कहां गिवन है बेटा? रूल 5 में। रूल 5 में गिवन है ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। ये प्रिस्क्राइब कंपनीज कहां पर है? ठीक है, चलो अब ये प्रिस्क्राइब कंपनीज गिवन है बेटा रूल नंबर 5 में। अब रूल नंबर अपने को नहीं लर्न करना, आपने को सिर्फ पता होना चाहिए प्रिस्क्राइब कंपनीज कौन से रूल्स में है। कार 2014, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में। रूल नंबर मैंने आपको पहले भी बोला लर्न नहीं करना। अब इसमें प्रिस्क्राइब कंपनीज कौन सी हैं? अब लॉ बोला पहला, कोई भी पब्लिक कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है जो अनलिस्टेड है। ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे रोटेशन के प्रोविजन लगेंगे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए है या 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो एक तो किस पे लगेंगे? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे। कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल
10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। और कौन सी कंपनी पे लगेंगे? लॉ बोला रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होंगे सभी प्राइवेट कंपनीज पे। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी आप समझते हो? समझते हो? कितने लोग नहीं समझते हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सब समझते हैं? पक्का बेटा? चलो आप खड़े हो ना बेटा, आर्या आप खड़े हो ना, एक आप खड़े हो ना बेटा ग्रे टी शर्ट में, आपका नाम नहीं पता मेरे को, अमन, ठीक है। वैसे तो इस क्लास में जिसका नाम नहीं पता होगा अमन बोल दूंगा, ठीक है। चलो तो अमन बेटा आप बताओ पहले प्राइवेट कंपनी क्या होती है? आप जब छोटे थे तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, छोटे थे तो, वंस अपॉन अ टाइम। मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ नहीं होती बेटा प्राइवेट कंपनी में। किसने पढ़ाया तुम्हें? कहां से पढ़ के आए हो? आप बताओ आर्या प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट पूछ रहा हूं भाई मेरे, प्राइवेट। ये कौन पढ़ाता है तुमको ये सब? तो कौन पढ़ाता है? तुम अपनी मर्जी से बोल देते हो मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती। नर्सरी में बैठेंगे? हाँ जी। तो बेटा प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? आपने फाउंडेशन में डिफाइन करी होगी, सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68। बैठ जा बेटा, पनिशमेंट थोड़ी मिल रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 है। अभी मैं एक बार रिकैप कराता हूं, भूल जाते हैं, नॉर्मल है, मतलब मेरे को पता है फाउंडेशन का पढ़ा हुआ हम भूल जाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं एक हैबिट अपन बनाएंगे। कभी भी कोई भी वर्ड आएगा, जितनी बार आएगा मैं हमेशा मीनिंग बताऊंगा, हाँ लिखाऊंगा नहीं। अब आप ये उम्मीद मत करना कि बैठ के मैं आपको प्राइवेट कंपनी लिखाऊं, ये उम्मीद आपको नहीं करनी है, फिर वो गलत है बस। सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या बोलता है कि भाई प्राइवेट कंपनी क्या है? तो बोले प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पहला, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200। और तीसरा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आके आप हमारी सिक्योरिटीज परचेज कीजिए। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 और प्रोहिबिट्स invitation to public to subscribe to securities of the company is called a private company। बोलो आया? चलो अच्छा, अब मेरे को पब्लिक कंपनी कौन बता सकता है? आपके बार हैंड रेस कर लो, ऐसे नहीं पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे बच्चे फाउंडेशन मुझसे पढ़े, कितनी खुशी हो रही है मेरे को। चलो चलो बताओ, आप बताओ बेटा। ये तीनों रिस्ट्रिक्शन उसमें अलाउ होता है, मतलब ये तीनों जो रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक इनविटेशन उसमें कर सकते हैं। 200 नंबर्स तो सीधी बात बोल देती, घुमा रहा है। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती। फिर ये बिल्कुल सही बोल रहा है अमन, ठीक है अमन, मैं तो जिसका नाम याद नहीं आएगा अमन बोल दूंगा। अरे मुझे पता है भाई, ये तो पढ़ा है ना फाउंडेशन में से, दीक्षित बेवकूफ। चलो तो फाउंडेशन वालों का सबका नाम पता है मेरे को। चलो आगे चलना। तो मैं क्या बोल रहा था कि सर जो पब्लिक कंपनी है बेसिकली उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे कोई लिमिट नहीं होगी, और पब्लिक कंपनी को पब्लिक में शेयर इशू करना भी अलाउड रहेगा। और उसके अलावा पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी है उसे भी पब्लिक कंपनी माना जाता है। यह अपन ने फाउंडेशन में पढ़ा था सेक्शन 2 के क्लॉज 71 में, जिसमें प्राइवेट कंपनी है 1। एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। 2 इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 2 इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलो यहां तक क्लियर है। आया, चले आगे। मैं बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगा तो गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो बेटा प्राइवेट कंपनी याद है सर? आपने क्यों याद दिलाई सर? 2-3 बार बोल दूंगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइंड में सेट हो जाएगी। तो कभी भी प्राइवेट कंपनी दिखेगी, अंदर माइंड में कंडीशन ऐसे जगमगानी चाहिए, तारा बन के टिम 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 टिम। अच्छा, एक कंडीशन टिम टिम टिम, शेयर नॉट ट्रांसफरेबल। दूसरी कंडीशन टिम टिम टिम, 200 मेंबर। तीसरी कंडीशन टिम टिम टिम, पब्लिक को शेयर इशू नहीं होंगे। इतना क्लैरिटी आपको होनी चाहिए लॉ में। जितने वर्ड आएंगे, चाहे आपने फाउंडेशन में पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो,
इंटर में कोई नया शब्द आएगा तो मैं आपको डिफाइन करा दूंगा, और फाउंडेशन का पढ़ा हुआ होगा तो मैं रिवाइज करा दूंगा। फाउंडेशन वाला मैं कभी लिखाऊंगा नहीं, लेकिन इंटर वाला तो ऑब्वियसली लिखते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि भाई रोटेशन के प्रोविजन किस पे लगेंगे, बोले ऐसी प्राइवेट कंपनी पे लगेंगे जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो। कितना हो, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे लगेंगे अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो, प्राइवेट कंपनी पे लगेंगे अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़। क्लियर है? अब मान लो मैं एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हूं लेकिन फर्स्ट पॉइंट में कवर्ड नहीं हूं फर्स्ट पॉइंट में कवर्ड, या मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं लेकिन सेकंड पॉइंट में नहीं कवर्ड। क्यों नहीं कवर्ड हूं फर्स्ट पॉइंट में, क्योंकि मेरी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम होगी। या क्यों नहीं कवर्ड हूं सेकंड पॉइंट में, क्योंकि मेरी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से कम होगी। लॉ बोला कोई बात, लॉ बोला कोई बात नहीं। लॉ बोला ऐसी जो कंपनी जो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में नहीं भी कवर्ड है, लॉ क्या बोला, ऐसी कोई भी कंपनी, बोले कैसी कंपनी, बोले ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी, कैसी कंपनी सर, बोले ऐसी कोई भी कंपनी, कैसी कंपनी सर, बोले ऐसी कोई भी कंपनी जो ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट और ऊपर वाले सेकंड पॉइंट, ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट और ऊपर वाले सेकंड पॉइंट में नहीं कवर्ड, लेकिन अब देखना उसकी बोरोइंग्स जो उसने उधार लिया हुआ है, किससे, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, एनबीएफसी वगैरह होती हैं, या बैंकों से, या पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, दिव्या। बेटा पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है मेरे से पूछो, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में भी नहीं बताएंगे, हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। आपके पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं इंडेक्स में दिखाता आपको, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स, मैं वहां जाके आपको पढ़ाऊंगा डिपॉजिट्स क्या होता है। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, आपको सोचना और मस्त रहना है, आता है मुझे, डोंट वरी। ठीक है, पढ़े हुए पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं, पूछ लेना। तो बात आने और नहीं आने की नहीं होती, बात इसकी होती है कि डिपॉजिट एक अपने आप में चैप्टर है जो 2 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं होता। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में कवर्ड नहीं हुई, लेकिन उसकी बोरोइंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या पब्लिक डिपॉजिट से 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को भी बेटा रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो आपसे कोई पूछे कि भाई रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन कौन सी कंपनीज को अप्लाई होते हैं, तब क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन किस किस को अप्लाई होते हैं, बोले अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, और कोई भी ऐसी कंपनी को जिसके बोरोइंग 50 करोड़ है। मतलब 3 कंडीशन हो गई, या तो पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़, या प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 50 करोड़, या कोई भी कंपनी जिसकी बोरोइंग 50 करोड़। बोलो आया, यहां तक क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना है, 2 कंपनीज को सरकार ने मना कर दिया, बोले इनको फ्री करो यार, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन पे कौन लगाएगा, बोले प्रोविजन। तो बोले यार ये जो रोटेशन के प्रोविजन है नहीं अप्लाई होंगे, नहीं अप्लाई होंगे। किसको नहीं अप्लाई होंगे रोटेशन के प्रोविजन, बोले एक तो 1% कंपनीज को और दूसरा स्मॉल कंपनी। 1% कंपनी बेटा आपने पढ़ी होगी सेक्शन 2 के क्लॉज 62 में, और स्मॉल कंपनी आपने पढ़ी होगी सेक्शन 2 के क्लॉज 85 में फाउंडेशन लेवल पे। ठीक है क्या? 1% कंपनी क्या है? 1% कंपनी तो सिंपल है, ऐसी कंपनी जिसमें एक मेंबर होता है, मतलब ये तो बताने की नीड ही नहीं है मेरे को। और स्मॉल कंपनी पे 2 कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन पूरी कर दे तो स्मॉल कंपनी है। कौन बताएगा दोनों कंडीशन, कौन बता सकता है? वैसे मैं आपको लिखाऊंगा भी, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आगे जाके मैं लिखाऊंगा। आज तो नहीं लिखा रहा, आगे जाके लिखाऊंगा। कौन बताएगा स्मॉल कंपनी की कंडीशन? आपका क्या नाम है बेटा? एक तो अनुष्का बता रही है, एक नीलभ बता रहा है, एक श्रेया बता रही है, और कोई नहीं? बताओ नीलभ। प्राइवेट कंपनी होती है और उसमें पेड अप कैपिटल तो 50 लाख से कम या फिर 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम। रॉन्ग। कोई और बताएगा? लिमिट गलत बताइए, वैसे सही है। लिमिट अमेंड हो गई, तुम्हें तो अमेंडेड लिमिट पढ़ा भी चुका हूं, फिर भी पुराना वाला आंसर दे दो। तुम्हें तो क्लास में पढ़ा चुका है यार, मैं मजे ले रहा हूं। कौन बताएगा नई वाली लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए मुझे? श्रेया बता रही है। एनीवन एल्स? अमेंडमेंट आया था ये फाउंडेशन में आप लोगों के?
सबने पढ़ा होगा जितने बच्चे यहाँ फाउंडेशन पास करके आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, पेपर में क्वेश्चन आया था इस बार इससे, इंटर वालों के, ठीक है, इंटर वालों के आया था, इंटर में आया था, देखा होगा आप लोगों ने पेपर। 5th क्वेश्चन का बी पार्ट, डिफाइन स्मॉल कंपनी, 4 नंबर का सवाल। आप बताओ। वेरी गुड, ठीक है बेटा, नई लिमिट आई है, एक गड़बड़ इसने थोड़ी सी कर दी, कोई बात नहीं। स्मॉल कंपनी की, कुल मिला के स्मॉल कंपनी में देखो कहानी क्या थी। स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख हो एंड टर्नओवर 2 करोड़। अब लॉ में लिखा हुआ था कि जो 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट है, सरकार इसको बढ़ा सकती है। 50 लाख की लिमिट को 10 करोड़ कर सकती है और जो 2 करोड़ की लिमिट है उसे 100 करोड़ कर सकती है। अब उसके बाद जो इसने लिमिट बताई वो थी कि बोले अभी करंट में जो लिमिट है वो पेड अप कैपिटल पर तो है 2 करोड़ और टर्नओवर पे है 20 करोड़, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन आप पूरी कर देते हो तो स्मॉल कंपनी हो। मैंने क्विक रिकैप कराया, इसमें बहुत डेप्थ में बात नहीं की क्योंकि ये मेरे को वैसे भी आपको लोग को लिखाना है। ये मैं चैप्टर 2 में लिखाता हूं, तो जब मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा आपको लिखा दूंगा। ये तो बस मैंने अभी याद दिला दिया एक बार, क्यों? क्योंकि आप फाउंडेशन में पढ़ के आए। तो बेटा 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को अगर हम छोड़ दें, उनको तो रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होते नहीं है, बोले इनको तो बिल्कुल नहीं होंगे। उसके अलावा जो ऊपर हमने कंपनीज पढ़ी, एक तो लिस्टेड कंपनी और एक प्रिस्क्राइब कंपनी, इनको प्रोविजन अप्लाई होते हैं रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। आया? तो अभी तो हमने रोटेशन की क्या पढ़ी? एप्लीकेबिलिटी। अभी सेक्शन बेटा एक ही चल रहा है, ध्यान रखना। कौन सा चल रहा है सर? 139 पे। 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, जब जो आएगा मैं बताता जाऊंगा। अभी हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 139 का 2। बेटा ये सबको समझ में आ गया? अब ये मैनर ऑफ रोटेशन है जिसका मैंने आपको बना के दिया था डायग्राम, ठीक है। मैनर ऑफ रोटेशन में यही लिखा है कि जो इंडिविजुअल सीए होगा वो एक टर्म ऑफ 5 ईयर के लिए ऑडिटर बनेगा। जैसे उसके 5 साल पूरे होंगे वो अगले 5 सालों के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा और रीअपॉइंट नहीं होगा। और बोले अगर फर्म ऑडिटर है तो वो 2 टर्म के लिए अपॉइंट होगी, टोटल 10 ईयर्स, और जब उसके 2 टर्म पूरे हो जाएंगे 10 ईयर्स के, तब वो अगले 5 सालों के लिए डिस्क्वालिफाई हो जाएगी और रीअपॉइंट नहीं होगी। बोलिए आया? पक्का बच्चों? ये पढ़ लो, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। इन केस द ऑडिटर इज एन इंडिविजुअल, तो क्या बोल रहा है? नो इंडिविजुअल shall be appointed or reappointed as auditor for more than 1 term of 5 consecutive year। एक टर्म 5 साल से ज्यादा का नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं हम? एक टर्म 5 साल से ज्यादा का नहीं मिलेगा। नो इंडिविजुअल shall be appointed or reappointed as auditor for more than 1 term of 5 consecutive years। और an individual who has, एक बार 5 साल पूरे हो गए, completed his term of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment। reappoint नहीं होगा एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी। कितने साल? फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो हमने क्या सीखा? इंडिविजुअल नहीं अपॉइंट होगा मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 years के लिए, और उसके बाद वो एलिजिबल नहीं होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। कितने साल? 5 years। बस इतने से कीवर्ड्स हैं इसमें। इसके अलावा आपको जो लैंग्वेज पेपर में लिखनी है लिखाना, डजंट मैटर। दिस इज, अब देखो लर्न करने का तरीका यही है। अब तुम सोचिए दोनों लाइनें हमको लर्न हो जाएंगी, बट वो तब पॉसिबल है जब हमारे सिलेबस में 1 या 2 चैप्टर हो। आज 10 चैप्टर यहां पे हैं, 4 चैप्टर अदर लॉज में, और वो भी ट्रस्ट में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। आज एनआई एक्ट बहुत बड़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, वो फिर भी थोड़े छोटे छोटे हैं, जीसीए और आईओएस। समझ रहे हो? तो हमारी स्टार्टिंग से एक अप्रोच रहनी चाहिए। एवरी थ्योरी सब्जेक्ट में, चलो 2 तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, लॉ एंड ऑडिट, बट उसके अलावा भी चाहे आप EISSM पढ़ो, चाहे आप EFF पढ़ो, इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस पढ़ो, और जीएसटी में भी थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, थ्योरी है इनफैक्ट, वो आप पढ़ो। सब में कहीं पर भी आप सोचो कि हम पूरी लैंग्वेज लर्न कर लेंगे, वो नहीं होता। फोकस शुड बी ऑन कीवर्ड्स, ठीक है। चलिए सर, ये तो हो गया इंडिविजुअल में। और फर्म है तो इन केस द ऑडिटर इज अ फर्म में तो क्या होगा बेटा बताओ? फर्म में तो क्या होगा? नो ऑडिट फर्म shall be appointed or
रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर, मतलब 2 टर्म 5-5 साल के, टोटल 10 है ये ईच है 5 ईयर। ध्यान रखना कहीं आप बोलो हो 2 टर्म सर ने तो हमको 5 साल 10 साल, ये सब नहीं बेटा, है 10 ही, 2 टर्म 5 साल के, तो 5 साल इंटू 2 10 साल। ठीक है, परेशान मत हो ना कहीं परेशान हो जाओ। अच्छा आगे क्या लिखा है, एन ऑडिट फर्म विच हैज कंप्लीटेड इट्स 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of such term। तो क्या बोल रहा है, ऑडिट फर्म, पहले तो ऑडिट फर्म 2 टर्म से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं होगी, फिर ऑडिट फर्म क्या नहीं होगी, रीअपॉइंट नहीं होगी, कितने साल, 5 years। मतलब आपको एक चीज समझनी है, जो कूलिंग पीरियड है ये वाला, ये दोनों क्या है, कूलिंग पीरियड है, ये चाहे इंडिविजुअल हो चाहे फर्म हो, ये सेम है। कूलिंग पीरियड यहां भी 5 साल है और कूलिंग पीरियड यहां भी 5 साल है। लेकिन बेटा आप एक केयरफुली बात क्या याद रखने की है कि रोटेशन के प्रोविजन हर कंपनी पे अप्लाई होते नहीं, रोटेशन के प्रोविजन हर कंपनी पे अप्लाई होते नहीं है। तो जिन पे अप्लाई होते हैं उनके लिए ये सारी चीजें हैं, जिन कंपनी पे लगी नहीं रहे, जैसे अभी हमने पढ़ा रोटेशन के प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पे लगते हैं जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है। अब मान लो एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 22 करोड़ ही है, तो उसपे तो नहीं लग रहा रोटेशन, तो बनाए 500 साल एक बंदे को ऑडिटर बनाए, कोई मना ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात क्या है, आप लोग अभी तो यस 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 बोलते हो, फिर जब सवाल होता है ना तो जिसमें रोटेशन नहीं भी लग रहा वहां भी जबरदस्ती का रोटेशन लगा के सवाल कर देते हो, बस वो चीज आपको नहीं करनी है। डन है, पक्का? चलो बेटा आगे। जी सर, चल लो सर। ठीक है, अब बहुत जोरदार पॉइंट, ब्यूटीफुल पॉइंट, वन ऑफ द बेटर पॉइंट्स। इधर देखना क्या हुआ, बोलो बोलो, मेरे से पूछ लो। उनके तो 5-5 साल में बस, जैसे 5 साल आया फिर चाहिए तो रीअपॉइंट कर लिया, फिर 5 साल हो गए फिर चाहिए रीअपॉइंट कर लिया, फिर 5 साल हो गए फिर रीअपॉइंट कर लिया, फिर 5 साल हो गए फिर कर लिया, सेम। मेरे से पूछ लिया क्या यार, तो ऑनलाइन में आता था तभी पूछ लेता, फेस टू फेस में बैठा है पूछ लिया, क्यों शर्माता है? चलो, ये क्या बोल रहा है, कुछ तो बोला इसने, मैंने सुना तो थोड़ा थोड़ा। चलो आओ आगे। अच्छा बेटा इधर देखना, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब क्या, कुछ लोग बदमाश होते हैं, कुछ लोग बदमाश होते हैं। फिर आती है अनुष्का, करा क्या हरकत देखना इसकी, ये हमारा बेचारा नीलम भोला वाला, ये गौरव भोला वाला। सोचो अब क्या किया देखना, इनकी एक सीए फर्म थी, किनकी, गौरव की, नीलम की और अनुष्का की, जीएनए एंड एसोसिएट्स। ठीक है सर, बहुत प्यारी बात है। ये क्या थी, सीए फर्म। ये सीए फर्म क्या है, ऑडिटर है। किसकी ऑडिटर है, राम लिमिटेड की। ठीक है सर, अब राम लिमिटेड में सीए फर्म के क्या है, 10 इयर्स कंप्लीट हो गए। अब 10 इयर्स कंप्लीट हो गए तो ये जो जीएनए है वो 5 इयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई। डिस्क्वालीफाई को मैं अब से डीक्यू लिखा करूंगा, क्योंकि ये वर्ड हमें क्या आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। डीक्यू हो गई, कोई दिक्कत? अब ये अनुष्का होशियारी लगाई भाई, हाँ यही सही बोल रहा है, होशियारी लगाई। ये सोची थी होशियार है, हमें नहीं जानती हम कितने होशियार। ठीक है, होशियारी लगाई। अब इनके एक पार्टनर है, ये कौन, मिस अनुष्का। मिस अनुष्का पार्टनर है। अब ये मिस अनुष्का इस फर्म से तो ले ली रिटायरमेंट, इस फर्म से तो ले ली रिटायरमेंट, फिर एक दूसरी फर्म में और भोले भोले लोगों को ढूंढा इसने, और भोले भाले लोगों को ढूंढा। मान लो ये राघव को और तमन्ना को, तो राघव, तमन्ना और अनुष्का के साथ मिलकर एक और सीए फर्म बनी। इस सीए फर्म में ये जो ए है अनुष्का, ये कॉमन पार्टनर। क्या है, कॉमन पार्टनर।
समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्या ये आरटीएन एसोसिएट ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है? क्या ये ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है? क्या है? तब इसमें सुनो यार, प्लीज मत बोलो बीच में। मैं जब बोल रहा हूं कोई प्रोविजन ब्यूटीफुल है तो है। तो सर क्या ये ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है? डिपेंड्स। लॉ बोला एक फर्म जो ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया था, उस फर्म का अगर एक पार्टनर रिटायर होकर दूसरी फर्म में क्या बन जाए? पार्टनर, तो ये दूसरी वाली फर्म को भी राम लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है। बोले कंडीशन यह है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ था वो फर्म का प्रिंसिपल पार्टनर था। कौन बोला था एक्टिव पार्टनर? वो तो मैं बोल ही चुका, अब इसको तो क्या बोलूं। वो फर्म का प्रिंसिपल पार्टनर। प्रिंसिपल पार्टनर होता है जो फर्म में मेन पार्टनर है। एक्टिव स्लीपिंग से मतलब नहीं होता। आज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो हम कोचिंग सेंटर पे पढ़ते हैं, आई एम अ पार्टनर बट आई एम नॉट अ मेन पार्टनर, ऑब्वियसली। तो जो फर्म का प्रिंसिपल पार्टनर है वो रिटायर हो गया। एंड एक और चीज, ये साइनिंग पार्टनर भी था। साइनिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। आज राम लिमिटेड की ऑडिट होती होगी तो एंड में ऑडिट रिपोर्ट बनती होगी, वो रिपोर्ट भी ये साइन करता था। तो लॉ बोला अगर फर्म का एक ऐसा पार्टनर रिटायर हो गया जो प्रिंसिपल पार्टनर था और साइनिंग पार्टनर था, और वो जिस फर्म से रिटायर हुआ वो फर्म डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, तो वही पार्टनर अगर दूसरी फर्म में जाके पार्टनर बन गया तो उस फर्म को भी डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। आज मान लो ये ए प्रिंसिपल पार्टनर नहीं होता, फिर ये रिजाइन करके आरटीए में ऑडिटर पार्टनर बन जाता, तो फिर आरटीए को हम क्या नहीं मानते? डिस्क्वालीफाइड नहीं मानते। समझ में आ रहा है क्या? अब ये वाला जो पॉइंट मैंने पढ़ाया, ये तो लिखा हुआ है रूल्स में। कहां लिखा हुआ है? अभी पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा। अब एक और पॉइंट है, ये दूसरा है। अब एक और पॉइंट है, वो दूसरा है। जो नीचे लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट पॉइंट था, वो ये वाला जो मैं बता रहा हूं। अब ये दोनों पॉइंट में क्या मिक्सचर होता है, बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, तो दोनों पॉइंट में हमेशा साथ में पढ़ा देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन का स्कोप ही ना रहे। अब एक पॉइंट और देखो, इसी का एक और पॉइंट है, ठीक है। इसको भाई को तो यहां रहने दो, ऊपर छोटे से को, या थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं, फिर हमारा अगला एग्जांपल नहीं आएगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों को तो आई एम श्योर ये दिख रहा होगा, आप लोगों को शायद पीछे नहीं दिख रहा हो एकदम क्लियर, और नहीं भी दिख रहा है तो ठीक है, इसको अपन बाद में थोड़ा सा और जूम कर लेंगे, ठीक है। अब सर एक अगला केस क्या आता है वो समझना। अब एक फर्म है, अब एक फर्म है, मान लो एबीसी एंड एसोसिएट, एबीसी एंड एसोसिएट। मिस्टर इस फर्म में क्या है? मिस्टर इस फर्म में क्या है? पार्टनर। और यही मिस्टर ए एक्स ए वाई एंड एसोसिएट में भी पार्टनर है, यानी ये दोनों फर्म के कॉमन पार्टनर है। रिटायरमेंट का फंडा नहीं है। अब की बात, ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, यहां रिटायर हुआ और यहां चला गया। अब की बार रिटायर नहीं हुआ, दोनों में पार्टनर है। हां, एक सी हो सकता है, चार चार पांच पांच फर्म में हो सकता है, दो फर्म में तो मैं ही पार्टनर हूं, दो फर्म में तो मैं ही पार्टनर हूं, एक तो सिंगल एंड कंपनी में और एक लोहिया शाइन कंपनी में। लोहिया शाइन कंपनी तो मेरी खुद की फर्म है, सिंगल एंड कंपनी एक फर्म है जहां पे मैंने आर्टिकलशिप की थी बचपन में, तो दो फर्म में तो मैं ही पार्टनर हूं आज की तारीख में। और बड़े बड़े सीए तो चार चार पांच पांच फर्म में पार्टनर बन के बैठते हैं, हम तो फिर भी छोटे सीए रह गए। तो अब ये दोनों फर्म में पार्टनर है, ये दोनों फर्म में पार्टनर है, एबीसी में भी है और एक्सएवाई में भी है। अब एबीसी एक ऑडिटर थी किसकी? वही लेटर से राम लिमिटेड की। राम लिमिटेड में इसने 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए, 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए, तो ये राम लिमिटेड में क्या हो गई? राम लिमिटेड में क्या हो गई? डीक्यू हो गई।
तो अब लॉ बोला जो कॉमन पार्टनर वाली फॉर्म है वो भी डीक्यू हो जाएगी, वो भी डीक्यू हो जाएगी। सिंपल सा पॉइंट, ये फर्म में ए पार्टनर है, ये फर्म में भी ए पार्टनर है, तो अगर एक फर्म डीक्यू हो गई तो जो कॉमन पार्टनर वाली दूसरी फर्म थी उसे भी डिस्क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। आया नहीं आया? और ये जो प्रोविजन हमने पढ़ा ये लिखा हुआ है 139 के सबसेक्शन 2 में जो अभी हम पढ़ रहे हैं। डन है? दोनों में फर्क समझ में आया? क्या फर्क है? एक में तो मैं एक फर्म में पार्टनर था, मैं वहां से रिटायर हुआ, फिर दूसरी में चला गया, और यहां पर क्या हुआ, मैं एक फर्म में पार्टनर था और वहां भी पार्टनर था, रिटायरमेंट का कोई फंडा नहीं है, ये मर गई तो वो भी मर गई, इतना सा हिसाब है। बोलो आया? कोई दिक्कत? लिखा नहीं तो नहीं, ठीक है। लॉ में मैं हमेशा बच्चों को एक चीज बोलता हूं, नहीं डाउट गलत नहीं था वैसे, बट एक चीज बोलता हूं, जो है वो है, जो लिखा है वो हम बोर्ड पे लिख देते हैं, जो नहीं लिखा वो नहीं है, बात खत्म। तो जब लॉ ने नहीं बोला प्रिंसिपल पार्टनर तो बात खत्म, लॉ ने नहीं बोला साइनिंग पार्टनर तो बात खत्म। एक कॉमन पार्टनर है बस, चाहे सबसे छोटा पार्टनर हो, डजंट मैटर, अगर कॉमन पार्टनर है तो दोनों फॉर्म जाएंगी, किस्सा खत्म। क्लियर है? बोलिए बेटा। आया? जो फर्म का मेन पार्टनर है। अब आपको बताओ यहाँ पूरे इंस्टीट्यूट में मेन पार्टनर कौन है? बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पता चल जाता है, ठीक है। देयर इज नो डेफिनेशन कि आप बोलो सर डिफाइन करा दो, होता तो मैं डिफाइन भी करा देता। यहां तक क्लियर है? यस बेटा। सर ये जो दूसरी फॉर्म बनाई है, कौन सी वाली? ये दूसरी फॉर्म बना रही है, ये तो बनी हुई है पहले से, और ये भी हो सकता है बनी हुई हो या बनाई हो, पर ये इंडिविजुअल नहीं कर सकता। नहीं, सेम चीज इंडिविजुअल में अप्लाई हो जाएगी। आज अगर मान लो ए बाद में जाके एक अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा होता है, ए एन एसोसिएट, ये यहां पे भी अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा होता है एन एसोसिएट, सेम प्रोविजन वुड हैव अप्लाई। चले एंड वाइस वर्स, ठीक है। चलो पढ़े बेटा। पहले ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा क्योंकि बुक्स में पहले ये आ रहा है, फिर साथ के साथ ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा। डन है? चलो क्या लिखा हुआ है देखना। अरे यार देखना किड्स, restriction on firm having common partner. An audit firm, नहीं, सॉरी, दूसरी वाले का नाम क्या था? XAY था ना? XAY, an associate and audit firm having one or more common partner, Mr. A, to other audit firm ABC, और ये अदर वाली क्या हो चुकी है? डिस्क्वालीफाई। Whose tenure has expired? ABC का टेन्योर एक्सपायर हो चुका है, तो हम भी मर जाएंगे, तो ये भी नहीं बनेगी, ये वाली फर्म भी नहीं बनेगी। Shall not be appointed as the auditor of the same company for a period of 5 years. आ गया बेटा? आया नहीं आया? डन? आगे चल सकता हूं? ये वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ा रहा, अभी रूल्स में एक पॉइंट पढ़ाएंगे पहले। पेज नंबर 10.4 पे ऊपर 6 पॉइंट मिलेगा एक, ये वाला मिल गया? मिला क्या? पढ़ो क्या लिखा है। इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म होता है फर्म का प्रिंसिपल पार्टनर। इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, मेरे एग्जांपल में कौन थी? मिस ए, सही तो थी, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वही साइन कर रहा है, एंड ऑल्सो सर्टिफाइज माने साइंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, कौन सी फर्म से रिटायर हुई थी? अनुष्का कौन सी फर्म से रिटायर हुई थी? GNN एसोसिएट, तो रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, यानी कि GNA एंड एसोसिएट। एंड क्या हुआ? एंड ज्वाइंस अनदर फर्म। कौन सी अनदर फर्म ज्वाइन कर ली थी मेरे एग्जांपल में? RTN एसोसिएट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सच अदर फर्म shall also be eligible to be appointed for a period of 5 years. बोलिए आया?
ये दो मिलते जुलते पॉइंट रखते हैं और बच्चों को क्या बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं हमेशा दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करा देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ लो आज। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर, अनफॉर्चुनेटली सेम टीचर रहेगा। फिर क्या करेंगे, अपना टाइम 1:30 है। लेट मी बी वेरी क्लियर until I inform you further, you will get a message from my side। ठीक है, मेरी क्लास का टाइम 1:30 है and I'll reach by 1:30 to 1:35, that's the maximum। लास्ट 2 days I came late simply because बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है, सम पटवारी की परीक्षा का एग्जाम इज गोइंग ऑन, जो भी आई डोंट नो। ठीक है, मैंने पढ़ाया नहीं, जो भी है पता नहीं, कोई अजीब सा एग्जाम है। वीडियो का है क्या? वीडियो ये क्या होता है? कोई भी अंड बंड एग्जाम चल रहा है अभी, तो दैट्स व्हाई कुडंट कम। So you will normally have your break between 1 to 1:30 and we'll continue at 1:30. Done hai? Be very clear about this, and if there is any change, I'll update you beforehand in early morning itself. ठीक है, चलिए, you're welcome बेटा।